अभी हम पढ़ रहे हैं नॉन फाइनाइट। नॉन फाइनाइट में हम पढ़ा रहे थे इन्फिनिटिव। तो एक बार फिर वहां से देखिए कि जो हमारा इन्फिनिटिव है, इन्फिनिटिव इसे दो पार्ट में बांटे थे। एक हमारा था फुल इन्फिनिटिव, दूसरा हमारा था वेयर इन्फिनिटिव। वेयर इन्फिनिटिव, फुल इन्फिनिटिव पूरा फाइनल कर दिए हैं। अब देखना है कि कहाँ हम वेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हैं। वेयर इन्फिनिटिव के साथ एक और है कि कभी कभी वेयर इन्फिनिटिव के कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जो वेयर इन्फिनिटिव भी लेता है और प्रेजेंट पार्टिसिपल भी लेता है। तो देखेंगे कि उसके बीच में क्या डिफरेंसेस आता है। तो सबसे पहले आज देखिए कि द यूज ऑफ वेयर इन्फिनिटिव्स, द यूज ऑफ वेयर इन्फिनिटिव। यूज ऑफ वेयर इन्फिनिटिव। वेयर इन्फिनिटिव हमारा क्या है? टू V1, इसको हम वेयर इन्फिनिटिव भी कहते हैं और इन्फिनिटिव विदाउट टू भी कहते हैं। और 2 + V1 हमारा इन्फिनिटिव था या इन्फिनिटिव विद टू था या फुल इन्फिनिटिव था। तो इसको में हमको सिर्फ V1 को लगाना है। तो सबसे पहले है कि मोडाल्स के साथ, मोडाल्स जितने भी मोडाल्स हैं उन सब के साथ V1 का प्रयोग होता है। जैसे है कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, शुड, वुड, मस्ट, ये सब मोडाल्स हैं। और इनके बाद हमेशा V1 का प्रयोग होगा, मतलब वेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग होगा। लेकिन एक ऐसा है मोडाल्स आउट टू, आउट जो अपने बाद हमेशा टू का प्रयोग करवाता है। अब देखिए कि हम पहला के एग्जाम्पल ले लें। आई कैन डू दिस वर्क। तो कभी भी यहाँ पर टू का प्रयोग नहीं होगा, जब होगा तो V1 का ही प्रयोग होगा। सेकेंड में देखिए, इट मे रेन टुडे। में क्या हमारा है? मोडाल है। मोडाल के बाद क्या आता है? V1 आता है। लेकिन आउट के साथ हमेशा टू का प्रयोग होता है। थर्ड में देखें, वी मस्ट, वी मस्ट ओबे आवर पेरेंट्स। अब देखिए यहाँ मस्ट हमारा क्या है? मोडाल है। मोडाल के बाद क्या है? V1, मतलब आउट को छोड़कर जितने भी मोडाल्स हैं सबके साथ हमेशा हम V1 का ही प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट हमारा है सी, हियर, नोटिस, वॉच, ऑब्जर्व, मेक, लेट। इसके बाद यदि ऑब्जेक्ट है तो यहाँ हमारा वेयर इन्फिनिटी भी आएगा। वेयर
इंफिनिटी भी आएगा। यदि सी है, हियर है, नोटिस है, वॉच है, ऑब्जर्व है, मेक है, लेट है, फील है, FEEL, फील, महसूस करना, अनुभव करना। तो इनके बाद यदि ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है तो उसके बाद हमेशा वेयर इंफिनिटिव का प्रयोग होता है। अब इसको एक एग्जाम्पल से हम देखेंगे कि आई सॉ राम, और इसके लिए हमारे पास ऑप्शन है गो, बी में है टू गो, सी है वेंट और डी है गॉन। तो देखिए सात का क्या है, वर्ब है, सी है, सी का वीटो रूप है, राम आपका ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट के बाद सी क्या लेता है, वेयर इंफिनिटिव लेता है। तो वेयर इंफिनिटिव क्या है, गो। तो आई सा राम गो। दूसरा में देखिए कि दे मेट सीता विप। यहां पर न तो विप्स हो सकता है, नहीं तो वेप्ट हो सकता है, नहीं तो टू विप हो सकता है। क्यों कि मेक के बाद जब ऑब्जेक्ट रहता है तो इसके बाद हमेशा वेयर इंफिनिटिव का प्रयोग होता है, V1 का ही प्रयोग होता है। थर्ड में देखिए लेट मी गो आउट। अब देखिए लेट हमारा वर्ब है, मी इसका ऑब्जेक्ट है, इसलिए यहां पर क्या आ गया, वेयर इंफिनिटिव आ गया। वेयर इंफिनिटिव हमारा क्या है, V1 है। तो फिर देखना है कि जो सी है और हियर है और मेक है, ये जब पैसिव वॉइस में रहेंगे तो इसके साथ हमेशा टू इंफिनिटिव का प्रयोग होगा। एक्टिव में है तब तो इसके साथ क्या लग रहा है, वेयर इंफिनिटिव लग रहा है, लेकिन यदि ये पैसिव वॉइस में चल जाएगा तो इसके साथ फुल इंफिनिटिव का प्रयोग होगा। जैसे है, एक एग्जाम्पल देखिए इसको में, सी हियर मेक। यदि एक्टिव में है तब तो ये वेयर इंफिनिटिव ले रहा है, लेकिन यदि ये पैसिव में जाता है तो ये फुल इंफिनिटिव लेगा, फुल इंफिनिटिव। एक्टिव में है, वेयर इंफिनिटिव इसके साथ रहेगा। अब एक एग्जाम्पल से इसको समझा देते हैं कि वी हर्ड सीता सिंह। अब देखिए कि सिंह हमारा क्या है, V1 है, वेयर इंफिनिटिव है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, आई इसका ऑब्जेक्ट है। हेयर के बाद जब ऑब्जेक्ट आता है तो यह हमेशा वेयर इंफिनिटिव होता है ऑब्जेक्ट के बाद। लेकिन यदि इसको हम पैसिव में लिख दिए होते, इसी को यदि हमको एग्जाम में दे देता है कि वी हर्ड सीता, यहाँ खाली है, एक में दे सिंह, बी में दे दे टू सिंग, सी में दे दे सैंग और डी में दे दे सिंगिंग। सॉरी सिंगिंग आ गया, इसलिए कि प्रेजेंट पार्टिसिपल भी इसके साथ आता है। डी में दे दे नन। तो अब देखिए कि यहाँ आपका क्या है, सब्जेक्ट, ये आपका है वर्ब, ये है आपका ऑब्जेक्ट। इसमें डूअर है, डूअर है तो क्या हो जाएगा, एक्टिव। तो एक्टिव में हर्ट अपने बाद लेता है वेयर इंफिनिटिव। वेयर इंफिनिटिव क्या है, सिंग। वी हर्ट सीता सिंग। लेकिन यदि इसी को वो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि सीता वाज
हर्ट यहाँ खाली है। अब फिर यदि इसी ऑप्शन से भरना है तो यहाँ हमको टू सिंक का प्रयोग करना होगा, इसलिए कि B प्लस V3 क्या हो जाता है, कहीं भी यदि B के बाद हम V3 का प्रयोग करते हैं तो हमेशा ये पैसिव वॉइस ही होता है, ये कभी भी एक्टिव वॉइस नहीं हो सकता है। नेक्स्ट में हम देखेंगे कि यदि कोई सेंटेंस वाई या वाई नॉट से शुरू होता है तो इसके साथ हमेशा वेयर इन्फिनिटिव आएगा, वेयर इन्फिनिटिव। सेंटेंस यदि शुरू होना चाहिए वाई या वाई नॉट तो उसके बाद कभी भी फुल इन्फिनिटिव का प्रयोग नहीं होगा, उसके साथ हमेशा वेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग होगा। अब जैसे हम एक एग्जांपल में दे दें कि वाई टू पे मोर मनी, वाई टू पे मोर मनी। अब देखिए यहाँ पर कभी भी टू का प्रयोग नहीं होगा, टू प्लस गिवन तो हमारा फुल इन्फिनिटिव हो जाता है, तो इस सीधे हो जाएगा वाई पे मोर मनी। यदि वाई के बाद हम नॉट लगा दें तब क्या हो जाएगा, वाई नॉट गो टू ए डॉक्टर। कभी भी यहाँ पर टू गो या गोइंग का प्रयोग नहीं होगा। वाई और वाई नॉट से यदि कोई भी सेंटेंस शुरू होता है तो उसके साथ हमेशा वेयर इन्फिनिटिव का ही प्रयोग होता है। नेक्स्ट में हम देखेंगे कि यदि कहीं लिखा हुआ है हैड और हैड के बाद होना चाहिए बेटर या रेदर या सूनर, और नहीं तो वुड, और वुड के बाद होना चाहिए बेटर या रेदर या सूनर, और नहीं तो वुड प्रीफर, वुड प्रीफर। तो इन सबों के बाद हमेशा वेयर इन्फिनिटिव का ही प्रयोग होगा, वेयर इन्फिनिटिव। और जैसा कि इसको टाइम एंड टेंस में बताया गया है कि हैड यहाँ पास्ट टेंस में रहता है, बल्कि हैड का प्रयोग यहाँ हम प्रेजेंट टाइम में किसी को सलाह देने के लिए करते हैं या किसी चॉइस के लिए करते हैं। अब यदि हम एक एग्जांपल ले लें और लिखें कि सी हैड बेटर, यहाँ खाली कर दें, लिखे होम, हमारे पास ऑप्शन आ रहा है गो, टू गो, गोच और वेंट। तो हमारे पास शब्द क्या है, हैड बेटर, हैड बेटर, हैड रेदर, हैड सूनर, वुड बेटर, वुड रेदर, वुड सूनर, वुड प्रीफर। इसके साथ हमेशा वेयर इन्फिनिटिव आता है, मतलब V1 आएगा। तो V1 हमारा क्या आता है, वो। यदि यहाँ इसको हम देन से जोड़ भी देंगे तो दोनों जो हमारा वर्ब आएगा दोनों हमारा वेयर इन्फिनिटिव भी होगा। सेकेंड यदि इसका हम एग्जांपल ले लें और लिखें कि यू हैड बेटर गो देन स्टे। तो यहां भी देखिए कि हैड बेटर के बाद दो वर्ब आया है, गो स्टे, दोनों के बीच में हम चॉइस है, तुम्हारे लिए ठहरने से अच्छा है कि चले जाओ। तो यहां भी हमारा V1 आया और यहां भी हमारा V1 आया।
तो कहीं भी इसके साथ हम देन का भी प्रयोग कर देते हैं तो उसके बाद आने वाला वर्ब हमेशा वेयर इन्फिनिटिव में ही रहेगा, कभी भी वहां फुल इन्फिनिटिव या ing फॉर्म का प्रयोग नहीं होगा। नेक्स्ट यदि हम देखें यदि कहीं लिखा मिले नथिंग या हो एनीथिंग या हो एवरीथिंग, इस सब के बाद होना चाहिए या तो बट और नहीं तो एक्सेप्ट। तो यहां पर आने वाला वर्ब हमेशा वेयर इन्फिनिटिव ही होगा। वेयर इन्फिनिटिव कहने का मतलब गिवन ही होगा, लेकिन इसके साथ शर्त है कि इनके पहले वर्ब के रूप में डू का ही प्रयोग होना चाहिए। डू आ सकता है, डज आ सकता है, डिड आ सकता है, लेकिन यदि यहाँ डू या डिड नहीं आता है तो फिर हमारा वेयर इन्फिनिटिव नहीं रह जाएगा, ये हमारा फुल इन्फिनिटिव लेगा। यहाँ पर फुल इन्फिनिटिव का प्रयोग होगा। अब जैसे हम इसके लिए लिखते हैं कि सीता डज नथिंग बट, और यहां खाली है और हमारे साथ आ रहा है लव, डू लव, लविंग और लव। तो देखिए यहाँ है नथिंग बट, और नथिंग बट के बाद पहले वर्ब के रूप में क्या आया है, डू का एक फॉर्म आया है डज। तो यहाँ पर हमारा वर्ब वेयर इन्फिनिटिव होगा। तो वेयर इन्फिनिटिव क्या होगा, लव। अब यदि इसी को हम डू को हटा दें, हम यदि लिखते हैं कि सीता wants नथिंग बट, और यहां खाली है, इसको मैं भरने के लिए दे दे रीड, टू रीड, रीडिंग और नन। तो यहां पर देखिए कि नथिंग बट का प्रयोग किया गया, लेकिन नथिंग बट के पहले क्या आया, वांट। डू का कोई रूप नहीं है, तो जब डू का कोई रूप नहीं है तो इसके साथ हमारा फुल इन्फिनिटिव का प्रयोग होगा। सीता वांट्स नथिंग बट टू रीड। नेक्स्ट में यदि एक आध पॉइंट और लें इसका, तो हम देखेंगे यदि हेल्प है, हेल्प का प्रयोग किया गया है, HELP, हेल्प, तो हेल्प के साथ आप वेयर इन्फिनिटिव का भी प्रयोग कर सकते हैं और फुल इन्फिनिटिव का भी प्रयोग कर सकते हैं। ये कहीं से गलत नहीं है। अब एक एग्जांपल से इसको देख लीजिए कि ही हेल्प्ड मी, और इसके बाद लिख सकते हैं बाय दिस कार, या हम लिख सकते हैं टू बाय दिस कार, यह कार खरीदने में उसने मेरी मदद की। तो यहां पर हम इन्फिनिटिव भी लिख सकते हैं और वेयर इन्फिनिटिव भी लिख सकते हैं, दोनों स्थिति में ये ठीक है। लेकिन फिर इसके बाद एक इंपॉर्टेंट हमारा वर्ब आ रहा है नीड, नीड और डेयर। ये दो दोनों फर्क देखिए। यदि ये प्रिंसिपल वर्ब होगा, यदि नीड और डेयर इसका प्रयोग यदि हम प्रिंसिपल वर्ब के रूप में करते हैं
तो इसके साथ इंफिनिटिव आएगा। लेकिन यदि इसका प्रयोग हम मोडाल्स के रूप में करेंगे तो इसके साथ कभी भी फुल इंफिनिटिव का प्रयोग नहीं होगा। फिर एक बार सुनिए, नीड और डेयर यदि मोडाल्स का काम करते हैं तो इसके साथ कभी भी इंफिनिटिव का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन यदि ये प्रिंसिपल वर्ब के काम करते हैं तो इनके साथ फुल इंफिनिटिव का प्रयोग होगा। अब जब ये मोडाल बनेगा तो ये जो आपका सेंटेंस है वो या तो निगेटिव रहेगा, निगेटिव, और नहीं तो इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, तब ये मोडाल हो जाएगा। जैसे आप कहते हैं कि सी, हम यहां लिखते हैं नीड्स नॉट कम हेयर। अब देखिए कि सी के बाद आपने क्या लिखा, नीड्स, इसलिए कि सी थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो इसके वर्ब में हम एस या एस लगाकर इसको भी सिंगुलर बनाते हैं। लेकिन सी लिखते हैं तो आप यहाँ कैंट्स लिखते हैं, शूट्स लिखते हैं, उट्स लिखते हैं, नहीं लिखते हैं, इसलिए कि वैसा मोडाल है और मोडाल कभी भी अपने सब्जेक्ट से गवर्न नहीं होता है। तो यहाँ नीड के बाद यदि हम नॉट लिख दिए, नीड नॉट लिख दें, सी नीड नॉट, या लिखे नीडंट, नीडंट, तो कभी भी इसको नीड्स नहीं लिखना है, सीधे लिखाएगा सी नीड नॉट, और यहाँ पर हमारा क्या आना चाहिए, गिवन आना चाहिए, वेयर इंफिनिटिव आना चाहिए, नीडंट। या इसी को हम इंट्रोगेटिव में लिख दें कि नीड सी कम हियर। अब देखिए सी हमारा क्या है, तो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद हमारा क्या आ गया, नीड, जो कि मोडाल्स का काम कर रहा है। लेकिन यदि यह मोडाल का काम नहीं करेगा, प्रिंसिपल वर्ब का काम करेगा, तो फिर अपने साथ फुल इंफिनिटिव का ही प्रयोग करवाएगा, हमेशा इसके साथ फुल इंफिनिटिव का ही प्रयोग होगा। जैसे हम लिखते हैं कि तीसरा, इसके लिए हम एग्जाम्पल दें, नीड्स टू गो देयर। अब देखिए यहाँ पर हम नीड्स क्यों लिखे, इसलिए कि सी के अनुसार ही प्रिंसिपल वर्ब है तो इसके साथ ही गवर्न हो जाएगा इसका सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट जब गवर्न हो गया तो थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो ये वर्ब भी हमारा सिंगुलर में आ गया। और यहाँ पर हमारा गो नहीं होगा, टू गो होगा, इसके चलते कि ये प्रिंसिपल वर्ब है। प्रिंसिपल वर्ब जब नीड हो जाता है या डेयर हो जाता है तो इसके साथ हमेशा फुल इंफिनिटिव का प्रयोग करते हैं। जैसे हम लिख सकते हैं कि ही डेयर्ड टू स्पीक, वह बोलने का साहस किया, तो ई हमारा सब्जेक्ट है, आई डेयर्ड है। लेकिन इसी को यदि हम मॉडल बना दें, लिख दे ही डेयरंट गो देयर। अब देखिए क्या हो गया, उसे वहां जाने का हिम्मत नहीं है, उसे वहां जाने का साहस नहीं है। तो यहाँ पर जो हमारा डेयरेंट आ गया ये हमारा मॉडल बन गया। यहाँ डेयर्स नॉट का प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं, या डेयर को हम इसके पहले लिख के इसको इंट्रोगेटिव बना देंगे तो फिर ये मॉडल का काम करेगा। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये। यदि नीड और डेयर प्रिंसिपल वर्ब के रूप में आता है तो इसके साथ इंफिनिटिव का प्रयोग होता है, लेकिन यदि यह मॉडल्स के रूप में आता है तो इसके साथ हमेशा वेयर इंफिनिटिव का प्रयोग होता है, जैसे कि सब मॉडल्स के साथ वेयर इंफिनिटिव के ही प्रयोग होते हैं। अब कुछ आगे वाला हम सेंटेंस को देखेंगे जो हम शुरू में पढ़े थे फुल इंफिनिटिव में।
उसमें हम आपको बताए हुए थे कि यदि ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है, कमांड है, वांट है, एडवाइस है, सजेस्ट है, इस ढंग का हम आपको वर्ब लिखवाए थे। और इसके बाद हम क्या लिख रहे थे, 2+V1, ठीक है। लेकिन यदि इसके बाद दैट क्लाउज का प्रयोग है, दैट क्लाउज यदि इसके बाद रहेगा तो यह हमेशा बेयर इंफिनिटिव लेगा, बेयर इंफिनिटिव, इसलिए कि ये टेंस नहीं होता है, ये सब्जंक्टिव मूड है, प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड है। आप प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड जो होता है वो स्पीकर का इंटेंशन बतलाता है, और जब भी इंटेंशन बतलाने का काम करता है तो बेयर इंफिनिटिव भी काम करता है। अब जैसे एक एग्जाम्पल दे देते हैं कि वांट के साथ हम बताए थे कि हमेशा 2+V1 का प्रयोग होगा। अब हम लिखेंगे आई वांट राम टू गो होम, आई वांट राम टू गो होम, आई वांट राम, वांट हमारा वर्ब है, राम हमारा ऑब्जेक्ट है, टू गो होम। अब देखिए यहां पर आपका फुल इंफिनिटिव आया हुआ है, लेकिन इसी को हम कहते हैं आई वांट दैट राम, और यहां खाली कर दें और लिख दें होम। अब आपको भरने के लिए दे देता है कि गो लिखें या टू गो लिखें या गोज लिखें या वेंट लिखें। तो देखिए कि हम क्या कह रहे हैं कि ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड, वांट, एडवाइस, सजेस्ट, अर्ज, इस ढंग के जो वर्ब हैं, इसके बाद जहां दैट क्लाउज का प्रयोग हो गया तो सब के सब बेयर इंफिनिटिव का ही प्रयोग होगा। कभी भी राम गोज नहीं लिखाएगा, राम गो लिखाएगा। मैं चाहता हूं कि राम घर जाए, हाँ आगे फिर पढ़ेंगे तो देखिए कि हम बता रहे हैं कि क्या किया, टेंस नहीं होता है, टेंस होता तो लिखते हम राम गोज, लेकिन ये तो हमारा प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड का काम कर रहा है, इसलिए ये सब्जेक्ट के इंटेंशन को बतलाता है। और प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड सब्जेक्ट के इंटेंशन को, जो स्पीकर हमारा है उसके इंटेंशन को बतलाता है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि राम गो होम, राम गोज होम नहीं होगा, राम टू गो होम नहीं होगा, राम वेंट होम नहीं होगा, राम गोइंग होम नहीं होगा। जब होगा तो राम गो होम। हाँ, इसके जगह पर आप शुड लिख सकते हैं। जैसे एक दूसरा हम एग्जांपल देते हैं कि आई रिक्वेस्ट दैट सी सिंग ए सॉन्ग। अब कभी मत लिखिए कि आई रिक्वेस्ट दैट सी सिंग्स, सिंग्स का प्रयोग कभी नहीं होगा, कभी सिंग्स का प्रयोग नहीं होगा, सी सिंग ए सॉन्ग। मैं आग्रह करता हूं कि वह एक गीत गाए, या इसी को आप लिख सकते हैं सी शुड सिंग अ सॉन्ग। यहां भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, इसलिए कि बेयर इंफिनिटिव भी इंटेंशन बतलाता है और शुड है ये भी स्पीकर के इंटेंशन को बताता है। अब है कि कुछ एडजेक्टिव हमारे पास था जिसके बाद हम फुल इंफिनिटिव का प्रयोग किए थे। कुछ एडजेक्टिव हैं उनके साथ भी हम, अब देखिए कि यदि इट इज के साथ लिखा हुआ है इसेंशियल, इसेंशियल, नेसेसरी, इंपॉर्टेंट, वाइटल, इस प्रकार के हम एडजेक्टिव लिखवाए थे। और इसके बाद यदि दैट क्लाउज का प्रयोग है तो फिर भी बेयर इंफिनिटिव लेगा, बेयर इंफिनिटिव, इसलिए कि यहां पर वो प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड का काम करता है।
इसके बाद आप फुल इंफिनिटिव लगा रहे थे, कब लगा रहे थे? जब दैट नहीं रहेगा। जहां दैट आ जाएगा उसको कभी टेंस नहीं मानना है, वो फिर प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड है, या तो बेयर इंफिनिटिव आएगा और नहीं तो आप शुड का प्रयोग कर सकते हैं। अब जैसे देखिए कि इट इज नेसेसरी फॉर हर टू गो होम। इट इज नेसेसरी फॉर हर टू गो होम, जरूरी है कि वह घर जाए। अब देखिए कि इट इज नेसेसरी, फॉर हर लाए, ऑब्जेक्ट लाए, फॉर प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है हर, और देखिए इसके लिए हमने क्या प्रयोग किया? टू प्लस V1, जो कि बिल्कुल सही है। लेकिन यदि हम इसी को लिख दें कि इट इज नेसेसरी दैट, यहाँ लिखे सी, हर को मैंने कर दिया, सब्जेक्ट बनाया, सी बनाया, तो ये कभी टू गो नहीं हो सकता है, गोज नहीं हो सकता है, गोइंग नहीं हो सकता है, वेंट नहीं हो सकता है। सी गो होम, यह जरूरी है कि वह घर जाए, नहीं तो हम लिख सकते हैं इट इज नेसेसरी दैट सी शुड गो होम। तो वह बेयर इंफिनिटिव, लगभग इसके पॉइंट को हमने डील कर दिया है। अब इसमें एक पार्ट और हमारा रह गया है जो कि सी है, हियर है, सी हियर। अब इसके बाद होता हैगा कि कभी कभी प्रेजेंट पार्टिसिपल का भी प्रयोग कर दिया जाता है। जैसे आप लोग देखे होंगे लिखा हुआ कि आई सॉ राम गो, और यदि लिख दें आई सॉ राम गोइंग, तो ये दोनों सेंटेंस ठीक है, लेकिन क्या दोनों एक ही मीनिंग रखता है? तो नहीं, दोनों के मीनिंग में अंतर आ जाता है। अब वो क्या अंतर आ जाता है कि यहाँ पर हमने बेयर इंफिनिटिव का प्रयोग किया और यहाँ पर हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग कर दिया। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है एक कुछ मोमेंट के बारे में बात करता है, और जो बेयर इंफिनिटिव है ये फुल एक्शन को वाच करता है, पूरे घटना को ये दर्शाता है। तो दोनों के बीच में कब एरर आता है, कब प्रॉब्लम हम लोगों को होता है? तो जब हम प्रेजेंट पार्टिसिपल पढ़ाएंगे उसके बाद हम देखेंगे कि सी हियर के बाद जब हम लगाते हैं बेयर इंफिनिटिव तो क्या उसका मीनिंग होता है, और यदि हम प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाते हैं तो उसका क्या मीनिंग होता है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। अच्छा, एक पूछा था तो उसको भी थोड़ा सा समय बच रहा है, डील कर देते हैं कि दो इंफिनिटिव कभी भी एक साथ यूज में नहीं आते हैं, जिसको हम पहले भी आप लोगों को बता दिए हैं कि यदि दो इंफिनिटिव स्ट्रक्चर एंड और एज देन बट से जुड़ा हुआ है, एंड और एज देन बट से जुड़ा हुआ है, तब जो अंतिम इंफिनिटिव होगा वो बेयर इंफिनिटिव होगा। अंतिम इंफिनिटिव बेयर इंफिनिटिव होगा। जैसे हम लिखें कि सी wants to come and to talk with me। अब देखिए wants के साथ 2+V1 का प्रयोग होता है टू कम, तो यहाँ हम टू टॉक का प्रयोग नहीं करेंगे, ये हमारा बेयर इंफिनिटिव हो जाएगा। कहीं भी दो इंफिनिटिव को एंड और एज देन बट से हम नहीं जोड़ते हैं। अंतिम इंफिनिटिव
हमारा बेयर करके उसको लिखते हैं, इंफिनिटिव विदाउट टू का ही प्रयोग करते हैं। तो हम समझते हैं कि इसमें आपका पूरा प्रॉब्लम अब सॉल्व हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिल नॉन फिनाइट के अगले पार्ट को कवर करेंगे, जो है हमारा जीरेन। थैंक यू।